नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, विद्यावन महिला कॉलेज सिवान एवं काउंसलर NOU पटना। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, हम लोग लोदी वंश के बारे में पढ़ रहे थे और सिकंदर के बारे में पढ़ रहे थे। सिकंदर के बारे में हम लोग आगे की इनकी अन्य उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर लोदी ने जो व्यापारिक प्रतिबंध लगे हुए थे उनके साम्राज्य में, उसको सिकंदर लोदी ने राज्य की समृद्धि के लिए समाप्त कर दिया। पुनः हम देखें तो आप देखते होंगे कि जो कहीं भी जमीन के अंदर खुदाई होती है, जो खजाने मिलते हैं, सोने चांदी या अन्य चीज़ देखते होंगे, कहीं मूर्ति पाई जाती है, कहीं और भी चीज़ पाए जाते हैं। तो ये सब जो भी भूमि में ये खनिज संपदा इस तरह की चीज़ें पाई जाती है, खजाना पाया जाता है, उसको सरकार जो है अपने हाथों में ले लेती है, उसे कब्जे में ले लेती है। ऐसा आप आए दिन न्यूज़ में भी, पेपर में भी देखते होंगे। तो इन्होंने, सिकंदर लोदी ने पहली बार ऐसा नहीं किया और भूमि में गड़े खजाने थे उसका हिस्सा, उसमें हिस्सा इन्होंने नहीं लिया। पुनः हम देखें तो सिकंदर लोदी ने भूमि की नाप के लिए एक मापक तैयार किया, जिसका माप जो था गजे सिकंदरी कहलाता था। गजे सिकंदरी, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो गजे सिकंदरी नाप ये सिकंदर लोदी ने निकाला था और यह प्राय 30 इंच का होता था। पुनः हम देखें तो ये कुछ सिकंदर लोदी कई कुछ काम हटकर करते हैं। मुहर्रम में ताजिया निकाला जाता है। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि ताजिया निकलता है और कभी कभी ताजिया निकलने के क्रम में कहीं कहीं पर मारपीट या कई तरह की बातें भी हो जाया करती है। तो उस समय मुहर्रम में जो ताजिया निकाला जाता था उसको ये सिकंदर लोदी वो बंद करवा देते हैं। पुनः हम देखें तो पीरों एवं संतों, पीर और संत जो होते हैं, यानी मजार जो होता है, पीर और संत का मजार जो होता है, तो वहाँ पर स्त्री लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना होता था। झाड़ फूक टोना इत्यादि और कई चीज़ होते थे वहाँ पर मजार वगैरह पर। तो पीरों या संतों का जो मजार होता था वहाँ पर स्त्रियों को जाना प्रतिबंध कर दिया जाता है सिकंदर लोदी के द्वारा। और पुनः हम देखें तो मस्जिद को शिक्षा का केंद्र बनाया जाता है सिकंदर लोदी के द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा ग्रहण कर सके। पुनः हम देखें तो जजिया कर भी इनके द्वारा पुनः हिंदुओं पर लगाया जाता है सिकंदर लोदी के द्वारा। और लोदी यह हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म को समान रूप से पवित्र मानते थे, लेकिन फिर भी ये हिंदू और मुस्लिम धर्म को दोनों को पवित्र मानते थे, दोनों को समान रूप से मानते थे। लेकिन फिर भी हम देखें तो इनके काल में, सिकंदर लोदी के काल में, एक ब्राह्मण को फांसी प्रदान की गई थी। और सिकंदर लोदी की बात की जाए तो सिकंदर लोदी एक स्वयं एक विद्वान थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे और इन्होंने गुरुलिखी नाम से फारसी भाषा की कविताएं भी लिखी थी। गुरुलिखी नाम से इन्होंने, सिकंदर लोदी ने फारसी भाषा की कविताएं भी लिखी थी। और पुनः देखें तो ये अपने ही आदेश से, सिकंदर लोदी ने अपने ही आदेश से फरहंगे सिकंदरी जो एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था, उसका फारसी में अनुवाद वह सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी था। इसके अलावा हम देखें तो इनके काल में जो एक और महत्वपूर्ण रचना जो हुई थी वह गान विद्या पर थी। गान विद्या की उस समय की जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ थी उसका नाम था लज्जत ए सिकंदरी।
तो लज्जत सिकंदरी का भी उनके समय में जो है रचना हुई थी। पुनः हम देखें तो सिकंदर लोदी जो है अपने व्यक्तित्व को ऊंचा दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए वो जो है अपनी दाढ़ी जो है उसको नहीं रखते थे और हमेशा जो है वो शेविंग करते थे, यानी कि अपनी दाढ़ी को नहीं रखते थे। जबकि हम पूर्व के देखें सल्तनत काल के शासक जो थे, मुस्लिम शासक थे, वो ऑलवेज जो है अधिकांशतः सभी लोग लगभग दाढ़ी रखते थे। लेकिन हम देखें तो सिकंदर लोदी जो है व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए जो है वो दाढ़ी नहीं रखते थे। पुनः हम देखें तो गुप्तचर विभाग की भी एक अच्छी गुप्तचर जो राज्य की बात थी, इनकी शासन व्यवस्था जो सुचारू रूप से चल रही थी सिकंदर लोदी की, इसमें एक बड़ी राज्य की बात क्या थी कि इनकी जो गुप्तचर व्यवस्था थी सिकंदर लोदी की, वह बहुत ही अच्छी थी और इस गुप्तचर व्यवस्था के ही माध्यम से वो शासन और सरदारों पर नियंत्रण रखते थे। और इनका गुप्तचर व्यवस्था जो था वह इतना सशक्त था, गुप्तचर व्यवस्था कि जो है जनता यह सोचती थी कि सुल्तान को जो है सूचनाएं भूत प्रेत प्रदान करती है, भूत प्रेत सूचनाएं देती है। हंसी आती है ऐसी बातों पर कि लोग इतना उनका जो है ये था सूचना तंत्र, उनकी गुप्तचर व्यवस्था जो थी इतनी कड़ी थी, इतनी टाइट थी, इतनी सुचारू रूप से वो चल रही थी कि वहाँ की जनता ऐसा को लग रहा था कि जो है राजा को जो है भूत प्रेत स्वयं उनको जो है सूचना पहुंचाती है। और पुनः जो हम देखें तो अंततः जो है इनका सिकंदर लोदी का आगरा में एक रोग से मृत्यु हो जाती है और यह तिथि थी 21 नवंबर 1517 ईस्वी में। यानी इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है, उनका शासन समाप्त हो जाता है 21 नवंबर 1517 ईस्वी में। और अगला जो शासक बनते हैं वो इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी शासक बनते हैं और उनका शासन काल जो था वह 1517 से 1526 ईस्वी में था। और यह जो इब्राहिम लोदी थे वो सिकंदर लोदी का पुत्र रहते हैं और उनके समय में जो है जो आमिर रहते हैं, सरदार रहते हैं इस इब्राहिम लोदी के समय में, वह सोचते हैं कि जो गृह युद्ध नहीं हो, आपस में दोनों भाइयों में झगड़ा ना हो जाए, इसके चलते जो है गृह युद्ध को एक रोकने के लिए, दूसरा जो है कि वो झगड़ा नहीं हो, शांति व्यवस्था कायम रहे पूरे साम्राज्य में, इसके लिए जो है क्या करते हैं वो दिल्ली सल्तनत की जो उनका लोदी वंश का जो शासन होता है उसको जो क्या है दो भागों में बांट देते हैं। उनके दो पुत्र थे सिकंदर लोदी के, तो दोनों में जो है वो शासन जो है वह दो भागों में जो है बांट दिया जाता है। शासन जो है दो भागों में बांट दिया जाता है ताकि युद्ध ना हो। और यह जो शासन बांटा जाता है, दिल्ली को इब्राहिम लोदी और जौनपुर को जलाल खान के बीच में बांटा जाता है। और हम देखें तो आमिर और सरदार ने ऐसा किया कि शांति व्यवस्था के लिए गृह युद्ध ना हो, उसके लिए शासन को दो भागों में बांट दिया। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों तक जो है शांति रहती है और उसके बाद पुनः जो है अशांति का वातावरण इनके शासनकाल में हो जाता है और लोदी वंश का जो है विघटन प्रारंभ हो जाता है। इन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोदी ने जो है व्यापारिक प्रतिबंध जो लगे हुए थे उनमें छूट प्रदान कर दी। इससे क्या हुआ कि व्यापारिक जो वर्ग थे, आमिर थे, सरदार थे, वह बहुत शक्तिशाली हो गए व्यापारिक प्रतिबंध को हटाने से। और उसके बाद जो है जब व्यापारिक वर्ग, आमिर, सरदार जो है बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं तो ये जो है इब्राहिम लोदी दमन की नीति चलाते हैं और इसके वजह से जो है इब्राहिम लोदी की जो है लोकप्रियता घटने लगती है।
और पुनः हम देखें तो ये अपने भाई जलाल खान की भी हत्या कर देते हैं, जो जौनपुर का शासक थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार जो इब्राहिम लोदी है वह उनकी नीति जो है अच्छी नहीं होती है, और जिसका परिणाम आप देखेंगे कि इनका साम्राज्य जो है, लोदी वंश जो है, वो विघटन की ओर तेजी से बढ़ती है, और इसका खामियाजा उनको उनके शासन का अंत होकर होता है और वो युद्ध में भी मारे जाते हैं। तो जलाल खान अपने भाई की हत्या भी कर देते हैं और दमन की नीति भी उनकी चलती रहती है। पुनः जो हम देखें तो ग्वालियर जहाँ के शासक विक्रमजीत सिंह थे, उनको भी वो हराकर अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। और पुनः हम देखें तो राणा संग्राम सिंह और राणा सांगा अथवा राणा संग्राम सिंह या कहें राणा सांगा, दोनों एक ही थे। तो उनके और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है 1517 ईस्वी में से 18 ईस्वी तक, 1517 से 1518 ईस्वी तक। और इसमें हम देखते हैं तो इब्राहिम लोदी जो है वह पराजित हो जाता है राणा संग्राम सिंह अथवा राणा सांगा से। लेकिन हम देखें तो इब्राहिम लोदी जो है पराजित होकर भी विजयी हो जाता है, चूंकि उनका जो है राणा सांगा का बायां हाथ जो है वह काट दिया जाता है या कट जाता है या वो गंवा देते हैं इस युद्ध में। तो इस प्रकार से हम देखें तो इस युद्ध में राणा सांगा जो है वह विजयी होकर भी हार जाता है, चूंकि उनका बायां हाथ वो अपना खो देते हैं इस युद्ध में। और पुनः हम देखें तो इब्राहिम लोदी के समय में जो है आमिर सरदार जो है काफ़ी परेशान थे दमन की नीति से, और सभी इनके शासन से जो है मुक्ति चाह रहे थे इब्राहिम लोदी के शासन से। और इनके सरदार और आमिर जो हैं जिनमें थे दौलत खां और इनके चाचा जो थे आलम खां, यानी इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, वो जो है बाबर को दिल्ली की सत्ता के लिए आमंत्रण देते हैं, आक्रमण करने के लिए वो आमंत्रण देते हैं। यानी ये लोदी वंश के ही शासक जो होते हैं इब्राहिम लोदी, उनके चाचा आलम खां और उनके सरदार जो थे दौलत खां, वो निमंत्रण देते हैं दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए, दिल्ली की सत्ता को जो है कब्जा करने के लिए निमंत्रण वो भेजते हैं। और पुनः हम देखें कि राणा सांगा जो है इब्राहिम लोदी से पराजित हो जाते हैं, मतलब वो विजयी तो होते हैं लेकिन उनका जो है बायां हाथ जो है काट दिया जाता है। तो ये राणा सांगा भी जो है इब्राहिम लोदी से काफ़ी नाराज होते हैं और वो बदला लेने की ताक में रहते हैं। तो राणा सांगा और बाबर जो है दोनों के बीच पत्राचार होता है, और राणा सांगा जो है बाबर को एक वादा करते हैं कि हम आपको सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। और इस प्रकार से जो है राणा सांगा और दौलत खां और उनके चाचा इब्राहिम खां के आलम खां के निमंत्रण पाकर जो है बाबर जो है वह दिल्ली पर आक्रमण करने को आगे बढ़ता है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आगे बाबर बढ़ते हैं, और पानीपत के पास जो है युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और की सेना और बाबर की सेना के बीच में होता है। और यही युद्ध जो है जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी के विजय के उपरांत जो है बाबर के बाद मुगल काल की स्थापना की जाती है। और इसमें हम देखें तो इब्राहिम लोदी की विशाल सेना होती है और बाबर की सेना जो है छोटी होती है, लेकिन बाबर ने जो है कुशल व्यूह की रचना की थी, और इसी की कुशल व्यूह रचना के तहत जो है उन्होंने तुगलमा पद्धति और रूमी पद्धति को अपनाया था। तुगलमा पद्धति के द्वारा तोपों को लगाया गया था, तोपों का संचालन किया जा रहा था,
वहीं रूमी पद्धति के द्वारा जो है सैनिकों को लगाया गया था। और हम देखें तो इब्राहिम की लोदी की जो सेना थी वह सुसंगठित नहीं थी, संचालन सही रूप से नहीं हो रहा था, उनका संचालन कर्ता भी जो है कुशल नहीं थे। वहीं बाबर की सेना जो है उसका योग्य सेनापति के हाथों में था और तुगलमा जो है पद्धति से तोपों का संचालन हो रहा था, लोदी पद्धति से सैनिकों को लगाया गया था। और इनके माहिर जो तोपची थे उनका नाम अली कुली था, अली कुली मुस्तफ़ा था। तो ये अली कुली और मुस्तफ़ा के हाथों में जो तोपची थे उनके हाथों में था। और हम देखें तो भारत के लोगों ने तोप पहले कभी भी नहीं देखा था इस युद्ध के पहले, पानीपत के युद्ध के पहले। और पहली बार जो है यहाँ पर तोपों और बारूदों का प्रयोग जो है बाबर के द्वारा किया जाता है। और यही वजह है कि तुगलमा और रूमी पद्धति के बदौलत बाबर जो है एक छोटी सी सेना, बाबर की जो एक छोटी सी सेना होती है इब्राहिम लोदी के विशाल सेना को पराजित कर देती है। और इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी पराजित कर दिए जाते हैं और उनको मार दिया जाता है। और इस प्रकार से हम देखें तो 1206 ईस्वी में गौरी ने जो है, गौरी के बाद जो है गुलाम वंश की स्थापना होती है, सल्तनत काल के तहत गुलाम वंश की स्थापना होती है। तो जो सल्तनत काल 1206 ईस्वी में स्थापित होती है उस सल्तनत काल का जो है 1526 ईस्वी में उनका समापन हो जाता है उस दिल्ली सल्तनत का। और बाबर जो है बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुगल वंश की स्थापना जो है किस प्रकार से इब्राहिम लोदी को पराजित करके लोदी वंश का अंत करते हुए बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाती है। और अगली वीडियो में हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक से। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो ये है लोदी वंश का जो है चैप्टर वह समाप्त होता है। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, ये जो है मैंने नोट्स अथवा ये वीडियो जो है काफ़ी मेहनत के साथ तैयार किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सारे छात्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या बीए की कक्षा में पढ़ रहे हों किसी भी विश्वविद्यालय में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और वो परीक्षा में एक अच्छा प्रतिफल ला सके। धन्यवाद।